प्यारे अभ्यर्थियों, आज हम कॉन्सेप्ट की बेहतरीन क्लास में आपको बिंदु से लेकर के रेखाखंड, रेखा, किरण, कोण, जिसमें मुख्य रूप से संपूरक कोण, पूरक कोण और समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बनने वाले कोण सीखते हुए पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल करते हुए एक ऐसे कॉन्फिडेंस तक पहुंचेंगे जहां आप एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को निश्चित रूप से सॉल्व करके आएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रिचुअल्स विद्यावतन में। आज सीटेट परीक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेखा और कोण के विषय में, जिसका हर एक परीक्षाओं में तो महत्व रहता ही रहता है। सीटेट में इस चैप्टर से निश्चित रूप से 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए देखते हैं ज्यामिति। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज्यामिति शब्द क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति आपका यूनानी भाषा के 2 शब्द हैं, जियो और प्लस मेट्रेइन। इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जियो का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी, और मेट्रेन का मतलब हो जाएगा मापना। यानी गणित की ऐसी शाखा जिसमें भूमि या संबंधित आकृतियों, जिसका प्राचीन समय से ही कहीं ना कहीं उपयोगी रहा है मापन का, तो ऐसी शाखा ये निकल के आई जिसमें पृथ्वी या संबंधित आकृतियों को मापने का अध्ययन किया जाए। अब इसकी आवश्यकता कैसे हुई? तो इसकी आवश्यकता विभिन्न आकृतियां हैं। लोग यात्रा करते थे जब नाव से, तो उनको दूरी के संबंध में अपना एक मानक बना करके मापते थे नाव से यात्रा करने में, या जो भी चीज़ें हैं समाज में, आप जो भी अपने आज के भी परिवेश में आकृतियां देख रहे हैं, उनका कोई ना कोई लंबाई चौड़ाई, कोई भी, ये पैनल हो गया, जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसा एक शाखा चाहिए था जिसमें इन सब का अध्ययन हो, इन सब का डिटेल हो। तो उसी के चलते ज्यामिति का उद्भव हुआ। तो भूमि के मापने से संबंधित ये गणित की शाखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में हम बेसिक रूप से सबसे पहले हम बिंदु जानेंगे कि बिंदु क्या होता है। आपके एनसीईआरटी पैटर्न और सीबीएसई के थ्रू जो सीटेट परीक्षा होती है उसके सिलेबस को देखने से आपको ज्यामिति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें बिंदु पहली अवधारणा है। अभी बिंदु है क्या चीज? तो बिंदु को हम एक ऐसे सूक्ष्म चिन्ह के रूप में जान सकते हैं। बिंदु को हम एक ऐसे सूक्ष्म चिन्ह के रूप में जान सकते हैं जिसकी न कोई लंबाई है, न कोई चौड़ाई है, न कोई ऊंचाई है। एक पेंसिल उठाया, एक पेन उठाया, ऐसे कहीं डाट कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बिंदु कहेंगे। तो क्या इसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है? कुछ नहीं है। तो एक क्या है? ये सूक्ष्म चिन्ह है। बिंदु की अवधारणा कहां से उत्पन्न होती? एक सूक्ष्म चिन्ह से, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं है, लेकिन ये निश्चित स्थिति को दर्शाता है। यहां अगर हम पॉइंट लगा दिए तो भले इसका कोई माप ना हो, लेकिन ये एक निश्चित स्थिति को दर्शाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अब ये अगर कई बिंदु हैं तो इनको हम किन्हीं न किन्हीं नाम से ही प्रदर्शित करेंगे। तो ए, बी, सी या जेड, पी, टी, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। तो ये हो रही आपकी बिंदु की अवधारणा। अब आगे चलते हैं। अब बिंदु से अगला जो बनने वाला आकृति है, या जो भी कह लीजिए अवधारणा है, उसको कंसेप्ट है, उसको हम रेखाखंड कहते हैं। कैसे? जब 2 बिंदुओं को, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनको जब हम मिलाते हैं, जब मिलाते हैं, 2 बिंदुओं को जब मिलाते हैं, तो एक रेखाखंड की उत्पत्ति होती है। अब जैसे इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला ऐसा मार्ग, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला ऐसा मार्ग, ये जो सीधा हो, न कि कर्व हो, न कि सर्पिल, या जैसे भी हो, ये सीधा मार्ग, ए और बी बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला सीधा मार्ग क्या कहला जाएगा? रेखाखंड कहा जाएगा। यानी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा मार्ग
रेखाखंड कहा जाएगा, जिसको हम रेखाखंड को ए बी के ऊपर ये एक ऐसे सीधी लाइन दे देंगे, इससे प्रदर्शित करते हैं। ए बी के ऊपर एक लाइन से प्रदर्शित करते हैं, लिखा हुआ है इसमें। आगे चलते हैं। अब रेखाखंड के बाद रेखा की उत्पत्ति होती है। रेखाखंड के बाद रेखा की उत्पत्ति होती है। रेखा क्या चीज है? तो जब हम रेखाखंड को, कोई एक रेखाखंड है, ए और बी बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बना, जब इसको हम ए दिशा में भी अनंत तक ले जा सकते हैं और बी दिशा में भी अनंत तक ले जा सकते हैं। जब ए और बी बिंदुओं को ए की दिशा से और बी की दिशा से बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है? एक रेखा की अवधारणा होती है। मतलब निश्चित स्थान से जब अनिश्चित की ओर हम बढ़ते हैं तो रेखाखंड से रेखा का निर्माण होता है। जब रेखाखंड ए बी को दोनों आगे बढ़ाया जाता है तो रेखा बनती है, इसे ए बी के रूप में दर्शाया जाता है। अब हम रेखाखंड को ए बी के ऊपर लाइन से दर्शाते थे, और रेखा को हम कैसे दर्शाएंगे? ए बी के ऊपर दोनों साइड, ए बी के ऊपर दोनों साइड एरो लगा देंगे हम। ये क्या है? असीमित को दर्शाता है, मतलब इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो ये हो गया आपका रेखा। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है क्योंकि वो दो बिंदुओं के बीच होता है, और उसी को जब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो अनिश्चित होता जाता है उसकी लंबाई, इसलिए जबकि रेखा की लंबाई अनंत हो सकती है। तो ये रहा बिंदु, रेखाखंड, बिंदु से रेखाखंड की उत्पत्ति, रेखाखंड से रेखा की उत्पत्ति। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रेखाओं के विषय में दिया है। जब एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, समतल है कोई पृथ्वी है, उसके सीधा समांतर में कोई रेखा खींचते हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा, जैसे हम खड़ा होकर के अपनी बाहों को ऐसे फैला दें तो जो ये रेखा बनेगी ये पृथ्वी के क्षैतिज बनेगी। दूसरी रेखा क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। जब समतल के लंबवत कोई चीज खींची जाए, जैसे हम अगर खड़े हैं तो समतल के लंबवत हैं, तो हमारा शरीर जो रेखा बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। ये पैरेलल टू, समतल के समांतर है, और ये रेखा जो है समतल के लंबवत है। जो भी रेखा पैरेलल रहेगी, समांतर रहेगी, वो क्षैतिज होगी, और समतल के वर्टिकल लंबवत रहेगी वो वर्टिकल होगी। और जो झुकी हुई है, वो ऐसे कोई चीज अगर झुकी हुई है तो वो स्लैंटिंग लाइन का मतलब किसी कोण पर झुकी हुई रेखा, जो सीधी ना होकर के, क्षैतिज ना होकर के और लंबवत ना होकर थोड़ी झुकी है, उसको तिरछी रेखा कहेंगे। मेन रूप से यही रेखाएं हैं जिनके माध्यम से आप समांतर रेखा या आगे की आकृतियों के विषय में जानेंगे। संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेखी बिंदु। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? अब तक यहाँ एक बिंदु, फिर दो, उसके बाद दो बिंदुओं से बनने वाली रेखाखंड या रेखा। अब तीन बिंदुओं की बात हो रही है। तीन बिंदु, अगर किसी रेखा पर तीन बिंदु हों, इसमें शर्त है कि बिंदु कम से कम तीन होने चाहिए। अगर एक रेखा पर हैं तीन बिंदु, अगर एक रेखा पर हैं तो उसको हम संरेख बिंदु कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। दो बिंदु अगर हो तो ऐसा नहीं बनेगा, संरेख की बात नहीं आएगी। अगर दो बिंदु हो या एक बिंदु हो, तीन संरेख के लिए कम से कम तीन या तीन से अधिक बिंदुओं की बात होती है। तो एक, दो, तीन, चार भी हो सकते हैं। अगर एक ही रेखा पर हैं तो उनको हम संरेख बिंदु कहेंगे। और असंरेखी, अगर अलग अलग एक रेखा पर नहीं है तो असंरेखी बिंदु हैं। अब असंरेखी बिंदु में आप ऐसे कर सकते हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और रेखा आपकी गुजर रही है ऐसे। कुछ बिंदु रेखा पर भी हैं, तो ये बिंदु असंरेख हो गए। लेकिन ये बिंदु जो हैं एक रेखा पे हैं तो ये संरेख बिंदु हो गए, कोलिनियर। अब इसी से संबंधित त्रिभुज की रचना में कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, आगे बताया जाएगा कि
क्या संरेख बिंदुओं से त्रिभुज की रचना हो सकती है? तो नहीं, त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम 3 बिंदु इस स्थिति में होने चाहिए, तब ये त्रिभुज की रचना होगी। तो और संरेख में क्या है, तीनों एक लाइन में होते हैं, तो संरेख बिंदुओं से त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हैं? जब ये दो रेखाएं आपका दिया हुआ है, एक ये हो गई ए बी हो गई, एक सी डी हो गई। जब दो रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, कहीं ना कहीं दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या उनका कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो उनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जब दो रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और उस बिंदु को, जहां ये प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। आगे चलते हैं। ये दोनों रेखाओं के बीच में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसीलिए प्रतिच्छेदी रेखाओं का कहा जाता है कि एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, अब अप्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वो लाइन क्या होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं है कि अगर पैरेलल लाइन ना हो तो वो आपस में प्रतिच्छेद ना करे। जैसे हम एक लाइन ये ले लिए, अब इसको हम कितना भी यहां भी लेंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग रेखाएं, लेकिन जैसे इसको हम बढ़ा करके ले जाएंगे इसके पास, ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद कर देगी। लेकिन पैरेलल लाइन, जैसे ये लाइन है, तो इसकी क्या है, ये असीमित तक, अनंत तक जाएंगी। ये भी पैरेलल लाइन है, ये अनंत तक जाएंगी, इनमें कोई प्रतिच्छेद नहीं होगा, इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। अब इसके उदाहरण के तौर पे आप रेल की पटरियों को ले सकते हैं। रेल की पटरियां आपस में दोनों किनारे, पटरी का किनारा, रेल की पटरियां, उसके दोनों किनारे जो होते हैं पैरेलल चाहते हैं, और जहां तक ले जाना होता है वो उनको ले जाता है, वो आपस में कहीं नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी रचना ऐसी है कि आपस में अगर वो मिल गए तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। स्केल के दोनों किनारे, स्केल है उसका दोनों किनारा कभी भी आपस में मिल नहीं सकता, तो ये पैरेलल लाइन के उदाहरण हैं। लेकिन अगर कैंची की बात कर ली जाए तो वो क्रॉस होता है, वो प्रतिच्छेदी रेखा के अंतर्गत आ जाएगा। पैरेलल लाइन का एक विशेषता और है कि इनकी ये दूरी जो होती है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये बराबर होगी आपकी हर जगह, हर बिंदु पर इनके बीच की लंबवत दूरी जो होती है वो बराबर होती है। पैरेलल लाइन के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान होगी। अगर इसको हम h1 कर दें, इसको h2 कर दें, तो h1 इज इक्वल टू h2, हमेशा ये बराबर होगा समांतर रेखाओं के केस में। तिर्यक छेदी रेखा, अब तक हम दो रेखाओं के प्रतिच्छेद के विषय में पढ़ रहे थे कि अगर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद नहीं करती है तो पैरेलल लाइन। तिर्यक छेदी रेखा, जब दो रेखाओं, दो या अधिक रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, अब दो रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वो, एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, और ये तिर्यक रेखा। तो तिर्यक छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन उसी को कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन उसी को कहेंगे जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगी। ये तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन का, अब वो क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस था। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन का क्या मतलब है, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, एक जैसे ये हो गया एक रेखा है, इसको एक तिरछी रेखा काट दी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं हुई, लेकिन जैसे ही दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो ये ए बी जो रेखा है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है। अब महत्व तो क्या होता है ट्रांसवर्सल लाइन का, संगत कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं।
अब इससे जुड़ी एक अवधारणा ये है कि जब दो या दो से अधिक पटरियों को, रेल की पटरी हो गई, उनको कोई तीसरी पटरी काटती है, जैसे एक रेल की पटरी ये हो गई, एक ये हो गई, इसको कोई तीसरी ऐसा बनाया जाता है कहीं कहीं क्रॉसिंग करने के लिए ट्रेनों को। तो ये अवधारणा आपका दो सड़कों को, अगर ये दो सड़कें हो गई ABCD, इसी तरह से पटरियां हो गई MNOP, इनको अगर कोई अन्य पटरी काट रही है, इस सड़क को भी कोई अन्य सड़क काट रही है, तो ये इस अवधारणा से ही पैदा, ये उदाहरण जो है इनके पटरियों के या सड़क के, दो सड़कों को काटने वाली तीसरी सड़क, दो पटरियों को इंटरसेक्ट करने वाली तीसरी पटरी, तो इनसे क्या होता है, तिर्यक छेदी रेखा अवधारणा का ही पता चलता है। अब इनसे आपका करस्पॉन्डिंग एंगल और एकांतर कोण का जन्म होता है। इसमें आगे चलते हैं। किरण, हमने बिंदु, रेखाखंड और रेखा के विषय में पढ़ा। रेखा क्या होती है, जो दोनों साइड, दो बिंदुओं रेखाखंड के दोनों साइड उसका विस्तार होता है। लेकिन किरण क्या है, किरण एक बिंदु से एक ही तरफ इसका विस्तार होगा, एक तरफ जाती है। जैसे कि आप सूर्य की किरण की बात कर ले, सूर्य एक जगह निश्चित है और उसकी किरण, उसको अगर पॉइंट मान दे सूर्य को, तो वहां से निकल रहा है, असीमित जा रहा है। उसी तरह से जब एक बिंदु से कोई रेखा असीमित की तरफ जाती है, मतलब किसी रेखा का एक बिंदु निश्चित कर दिया जाए और दूसरी तरफ बढ़ाया जाए तो वो किरण कहलाएगी, और रेखाखंड के दोनों तरफ बढ़ाया जाए तो रेखा कहलाएगी, और रेखा के एक बिंदु को स्थिर करके दूसरी तरफ बढ़ाया जाए तो वो किरण कही जाएगी। वह रेखा जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है, दूसरी दिशा में वह अनंत तक जाती है, किरण कहलाती है। इससे प्रतीक AB से, अब इसको हम एक दिशा में जा रही है तो एक एरो से ऐसे प्रदर्शित करेंगे। और रेखाखंड को कैसे करते थे, AB के ऊपर लाइन से। रेखा को कैसे करते थे, AB के ऊपर एरो से दोनों साइड। ये AB लाइन हो गया, ये AB रेखा हो गया, और ये AB किरण हो गया क्रमशः। जैसे ये रे है, इसको, इस रे का मतलब है कि आप कोण बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोण का एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है वहां से। तो आगे इसके विषय में हम जानेंगे। अब कोण, जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। किरण की बात आ गई, जैसे एक बिंदु है यहां, अब यहां से दो किरणें निकल रही हैं, मतलब दो रेखाएं एक दिशा में चल रही हैं, तो इनके बीच का जो झुकाव है वो कोण कहा जाएगा। कोण की परिभाषा और भी हो सकती है कि जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, जब दो रेखाएं, जैसे ये रेखा हो गई एक बिंदु पे आके मिल रही इसके साथ, तो इनके बीच बने झुकाव को ही कोण कहा जाता है। दो रेखाओं के, तो दो रेखाओं के मिलन बिंदु को कह लीजिए। दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव पैदा होता है उसको कोण कहते हैं। मिलने पर जो झुकाव पैदा होता है उसको कोण कहते हैं। और किरणें एक प्रारंभिक बिंदु से निकलती है जब दो तरफ, तो उनके बीच का जो झुकाव बनता है उसको भी कोण कहते हैं। अब कोण यहां जो बनता है इसको कोण का शीर्ष कहते हैं। ये शीर्ष हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा, शीर्ष वर्टेक्स। और ये जो है आपकी भुजा हो जाएगी, ये भी आपकी भुजा हो जाएगी। तो कोण में तीन टर्म क्या हो गए, उसका शीर्ष, उसकी भुजा और कोण। उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अब दोनों रेखा एक जगह आके पॉइंट पे मिल जा रही हैं तो यही इसका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। उभयनिष्ठ जो दोनों में कॉमन होती है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो उभयनिष्ठ बिंदु। दोनों किरणों के कोण की भुजाएं कहते हैं। ये जो किरण जा रही है इसी को हम भुजा कहते हैं। इसको आप सीमित दिखा सकते हैं या आगे भी बढ़ा सकते हैं। मेन कोण यहां से झुकाव से मतलब है। अब कोणों के कुछ प्रकार हैं। कोण जब झुकाव होगा तो उसका कुछ लिमिट होगा कि झुकाव कहां तक जा सकता है, न्यूनतम कहां झुकाव हो सकता है, अधिकतम कहां झुकाव हो सकता है। तो झुकाव न्यूनतम 0 डिग्री और अधिकतम 360 डिग्री, यानी कोण का
झुकाव जो है 0 से लेके 360 हो सकता है। 0 के केस में जब वो लाइन इसी पे पड़ी रह गई तो ये 0 हो गया, और 360 ये लाइन इसी पे रह गई ये बिंदु पे, तो ये जो कोण हुआ वो 0 डिग्री का हो गया। और ये इधर से ये दूसरी लाइन जब यहां से आकर के ऐसे घूमती हुई आके इस पे, तो ये हो गया 360। मतलब उसी पे लाइन का झुकाव एकदम न्यूनतम है, 0 डिग्री, और पूरा घूम करके आके उसी पे लैप कर गया, तो ये हो गया 360 डिग्री। तो 0 से 360 के बीच के कुछ मानों को लिया गया है, जिनका कि नाम क्या है। सबसे न्यूनतम में चलेंगे हम, शुरुआत न्यूनतम से करेंगे, तो न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब न्यून कोण का क्या मान है, जब 0 से लेकर के ऐसे कोण की वैल्यू जिसका माप 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो, के बीच लिखा भी है, जिस कोण का माप 0 से अधिकतर 90 से कम हो। बीच का मतलब कभी भी दोनों को छोड़ करके, दोनों अंत मानों को छोड़ करके, यानी 0 को भी छोड़ करके और 90 को भी छोड़ के, इनके बीच में जो भी कोण का मान होगा वो न्यून कोण कहा जाएगा। अब इसकी स्टार्टिंग जो है 1 से लेकर के 89 तक हो सकती है, ये न्यून कोण हो गया, न इससे ऊपर न इससे नीचे। इसका रेंज क्या है, 0 से लेके 90 के बीच में, 0 और 90 दोनों को छोड़ करके, उसको हम कहेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल। इसके आगे समकोण। समकोण उसको कहते हैं जिसका वैल्यू 90 डिग्री होता है। 0 और 90 से कम न्यून कोण, और 90 जब हुआ तो उसको क्या कहेंगे, हम समकोण कहते हैं। और समकोण को कभी प्रदर्शित करने के लिए एल अक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे न्यून कोण हो गया या कोई भी कोण, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, लेकिन समकोण को 90 डिग्री को ऐसे हो जाएगा, ये इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं 90 डिग्री, यानी समकोण, समकोण। और ये आपका न्यून कोण या अन्य कोणों को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। इसको राइट एंगल भी कहते हैं। अगला क्या है, अधिक कोण। जब कोण की वैल्यू 90 से ऊपर और 180 के नीचे रहती है तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। 90 से 180 के बीच के कोणों को अधिक कोण कहते हैं। के बीच का मतलब यहां फिर वही आ गया, दोनों मानों को छोड़ करके, तो 91 से लेकर के 179 से तक ये वैल्यू हो जाएगी आपकी अधिक कोण की। के बीच दोनों वैल्यू को छोड़ करके और से तक दोनों वैल्यू को ले करके, तो 90 से 120 के बीच जो भी कोण आते हैं उसको अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। आगे चलते हैं। ऋजु कोण या सरल कोण, इसका एक और नाम है सरल कोण। जब हमारे कोण की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। ये एक लाइन है और ये यहां से ये लाइन ऐसे आते 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 जब इस पे आ गई तो ये जो कोण का फॉर्मेशन हुआ वो 180 डिग्री हो गया, एकदम सीधी रेखा। तो उसको क्या हम कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं या सरल कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल कहते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट रेखा बन जाती है इसीलिए इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। अगला चलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जब कोण की वैल्यू 180 से 360 के बीच में आती है, 180 से 360 के बीच में आती है, फिर यहाँ के बीच हो गया, यानी दोनों वैल्यू को छोड़ करके, हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीजें।
180 से 360 के बीच में जब आता है कोण का मान, तो इसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये एक लाइन है ये, और दूसरी लाइन ऐसे घूमते 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 यहाँ एक सरल रेखा का निर्माण कर देगी जो 180 का होता है। इसके बाद भी अगर इधर घूम रही है, घूमते घूमते इधर कहीं आ रही है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। रिफ्लेक्ट कर देना, परावर्तित कर देना इस दिशा में। अब सरल रेखा ऊपर से जा रही थी, सरल रेखा के ऊपर से कोण का फॉर्मेशन हो रहा था, और जब ये नीचे चला आया 180 से 360 के बीच में, तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, जिसकी वैल्यू 180 से 360 के बीच में होता है ये। अब वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी 181 से लेकर के 359 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। अगला चलते हैं, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। पूरे घुमाव में हमने शुरू में ही बताया कि 0 से लेकर 360 होता है कोण का मान, तो पूरे घुमाव में अब अगर इसके साथ कोई रेखा पूरे घूमते घूमते यहां से आकर के यहां फिर से इस पे लैप कर जाएगी, तो इसका मान जो होगा वो 360, और 360 के ऊपर कुछ होता नहीं है, तो 360 क्या है, पूर्ण कोण है। 360 क्या है, पूर्ण कोण। अब इसको याद करने के लिए पहला क्या था, न्यून कोण था, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण, और संपूर्ण कोण। आपको ये तो जानना ही होगा कि न्यून कोण है जिसमें 0 से 90, सम कोण 90, अधिक कोण 90 से 180 के बीच, सरल कोण 180, प्रतिवर्ती कोण 180 से 360, और संपूर्ण कोण 360। सम 90, 90 से 180, सरल 180, 180 से 360, और ये करेक्ट 360। ये बीच की वैल्यू रहती हैं, आप इसको ऐसे भी क्रम से अगर याद करें, कोई इनके अक्षरों को लेकर के, तो 0 से 90 90, 90 से 180 80, 180 से 360, फिर 360, बाद वाली वैल्यू सब में आ रही है। और ये आपका ये समकोण में भी 100 है, सरल में भी 100 है, और संपूर्ण में भी 100 है, तीनों में 100 100 100, और तीनों का मान फिक्स। समकोण 90 डिग्री, 100 इसमें भी आ रहा है, ये भी फिक्स है, निश्चित है। सरल में भी 180 है, निश्चित है, और संपूर्ण में भी 360। संपूर्ण में कोई कंफ्यूजन नहीं, 360। सरल मतलब स्ट्रेट लाइन 180, और समकोण मतलब 90। तो समकोण से जो नीचे होगा, न्यून मतलब क्या, नीचे, कम को प्रदर्शित कर रहा है, तो सम से नीचे न्यून, और सम से ऊपर अधिक, ये हो गया। और जैसे सम से अधिक होंगे उसके बाद सरल आ जाएगा, तो सरल के और संपूर्ण के बीच में प्रतिवर्ती, क्योंकि वो नीचे होता है, रिफ्लेक्ट करके नीचे आ जाता है, वो कोण लाइन के नीचे आ जाता है, इसलिए। तो ये चीजों को आप दिमाग में रखेंगे तो याद करने में आपको आसानी होगी। 300 है, ये एंगल हो गए। अब आगे चलते हैं, कोणों का घुमाव। इससे भी कभी कभी प्रश्न आते हैं। पूर्ण घुमाव में 360 के बराबर होता है। जैसे कि हमने बताया, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा जब ली गई और इस पे जो दूसरी रेखा कोण बनाएगी, ये जब घूमते घूमते पूरा इसके ऊपर फिर से आके लैप कर जाती है, तो इसको कहा जाएगा कि पूर्ण घुमाव। ये पूरा घूम गई,
यहां से निकलते निकलते आके पूरा घूम गई, तो पूरे घुमाव में 360 डिग्री, एक पूरे घुमाव में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आधा घुमाव 180 के बराबर होगा। पूर्ण घुमाव यानी अगर हम एक मान लें, पूर्ण को मतलब एक घुमाव पूरा पूरा एक चक्कर मान लें तो 360, तो 1/2 चक्कर में 180, 1/4 चक्कर में 90, और इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं। अगर आपको कभी पूछ ले कि कोई रेखा 1/8 घुमाव में कितना कोण बनाएगी, तो पूरा में 180, एक में अगर एक 360 है तो 1/8 में आप क्या करेंगे, 360 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। 1/4 में 90 होता है, यहां हम दिखा भी दे रहे हैं आपको। अगर ये लाइन है तो पूरा घूमेगी तो ऐसे यहां तक आएगी। अगर ये आधा यहां तक घूमेगी तो 180 डिग्री, आधा हो गया ये। अगर यहां तक घूमेगी तो 90 हो गया, ये 360 हो गया, ये 180 हो गया। और अगर तो ये पूरा था, यहां से यहां एक पूरा हो गया, एक आधा हो गया, और ये एक चौथाई हो गया, ये 90 डिग्री, ये ऐसे पूरा 360, आधा 180 और चौथाई 90, और इसी में बीच में 1/8 भाग होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये 360 का इतिहास, पूर्ण घुमाव 360 के बराबर होता है। 360 का इतिहास है कुछ कि क्यों हम 360 ही लेते हैं, एंगल को हम क्यों नहीं 360 से ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं, कोई और संख्या क्यों नहीं लेते, पूरे घुमाव को या कोणों के अधिकतम संख्या का अधिकतम मान 360 ही क्यों है। तो इसका इतिहास कुछ जगहों से लिया गया है, जैसे ऋग्वेद में पहिए जो होते थे उसमें 360 तीलियां होती थी। कोई भी पहिया हुआ तो इस तरह से उनकी संख्या जो थी वो 360 थी। पहिया है तो इसमें तीलियों की संख्या, तीलियां 360 हो जाती थी। ये एक यहां से इसका महत्व बढ़ता है। दूसरा, 2-3 हजार वर्ष पूर्व जो कैलेंडर रहते थे, कैलेंडरों में एक वर्ष में 360 दिन होता था, यहां से इसका महत्व आता है। एक षष्ठांश प्रणाली होती है संख्याओं की, उसमें भी 60 और 360 की संख्याओं का महत्व है, इन्हीं से बार बार डिवीजन किया जाता था। चौथा, 360 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर के 10 तक में 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से सिर्फ 7 को छोड़ करके सबसे डिवाइड होती है। इससे भी आसानी है इसको डिवाइड करने में, कहीं भी इसका विभाजन करने में कोण का। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में ये 7 को छोड़ के सबसे डिवाइड होती है। पांचवा क्या है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने से भी 360 आसानी से डिवाइड होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, से भी ये आसानी से विभाजित है। अतः ये सब जो चीजें हैं ये इस 360 संख्या के महत्व को बढ़ा देते हैं, और हमको कोणों का विभाजन अक्सर करना रहता है क्योंकि वो झुकाव का मान होता है। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए 360 का उत्पत्ति हुआ कोणों के विषय में। आगे चलते हैं।
घड़ी से संबंधित कोण। ये घड़ी है, घड़ी में मुख्य रूप से दो सुइयां होती हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई। शुरुआत कहां से माना जाता है? 12 से ही माना जाता है, चाहे वो घंटे की सुई हो चाहे मिनट की सुई हो। ये अक्सर बड़ी सुई मिनट की कही जाती है और छोटी सुई घंटे की कही जाती है। अब इनके द्वारा बनने वाले कोण, घंटे की सुई घंटे की सुई ये पूरा जब चक्र लगाएगी यहां से जब यहां जाएगी, और मिनट की सुई भी जब यहां से यहां जाएगी तो एक चक्कर माना जाएगा। तो घंटे की सुई ये 12 भाग में डिवाइड है, तो 12 भागों में जब डिवाइड है तो 12 घंटे के लिए जब घूमेगी ये, 1 घंटा यहां फिर इसका अगला यहां फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो 12 भाग घूमेगी वो। तो 12 घंटे में 12 भाग घूमेगी और पूरे भाग का वैल्यू कितना है? 360 है। 12 घंटे या 12 भाग कह लीजिए बराबर भाग में कितना कोण घूमेगी वो? 360। क्यों? क्योंकि एक पूरा चक्र इसी में लगा रही है। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो 360 डिग्री होगा। 1 घंटे में 360 को हम जब 12 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री होगा। और 1 घंटे में 60 मिनट भी होता है, सबको पता है। तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री घूमेगी। जब 1 घंटे में 60 मिनट तो ये 30 डिग्री। अब 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में भी जान लीजिए इस 30 को 60 से भाग देंगे, 1/2 मिनट या 0.5 मिनट हो जाएगा। ये तो घंटे की सुई हो गई कि घंटे की सुई 12 घंटे में कितना घूमती है? 360। 1 घंटे में कितना घूमेगी? 30। अब इनके बीच का जब भी कोण निकाला जाता है तो इन्हीं भागों को देख लिया जाता है कि कितने कितने भाग को ये घूमी हैं, तो इसलिए इनका कोण कितना होगा। अब ये घंटे की सुई तो हो गई। अब मिनट की सुई पे चलते हैं। मिनट की सुई, मिनट की सुई इस एक भाग को 5-5 में डिवाइड किया गया है। 12 5 60। 60 मिनट में 360 का, यानी कि मिनट की सुई एक ही घंटे में, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में ही 1 घंटा यानी 60 मिनट में ही 360 डिग्री घूम जाती है। ये 12 घंटे में 360, लेकिन मिनट की सुई 1 घंटे 60 मिनट में ही 360 डिग्री का कोण घूम जाती है। तो ये 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? 360 बटा में 60 बराबर 6 डिग्री का कोण घूमेगी। ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 12 और 3 के बीच, 12 पे घंटे की सुई है या 3 पे मिनट की सुई है, तो इनके बीच में कितना कोण हुआ? तो ये आप निकाल लेंगे कि जितने भाग हैं, कितने भागों में बांटा गया है? 12 भागों में। 12 भागों में 360, तो इसमें एक भाग में कितना? 30। ये 30 30 60 30 9 ऐसे 90 हो जाएगा आपका। ये मूल चीजें आपको याद रखना होगा, इसी बेस पे सवाल आएंगे। अगला क्या है? पूरक कोण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत प्रश्न आते हैं सीटेट के एग्जाम में इससे। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। वो कोण कुछ भी हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। शर्त क्या है कि दो कोणों का योग, यानी एक कोण अगर अल्फा है, दूसरा कोण बीटा है, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तभी वो पूरक कोण कहे जाएंगे एक दूसरे के। यानी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो ये आपस में क्या कहला? अल्फा बीटा का पूरक है और बीटा अल्फा का पूरक है। कप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का मान इतना हो जाता है
तो ये हो गया पूरक कोण। चूंकि कोण की वैल्यू 0 से 360 के बीच में है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी शर्त है कि जब दो कोणों का योग 90 के बराबर होगा तो ही आपस में पूरक कहे जाएंगे। समपूरक कोण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जब दो कोणों के मापों का योग ठीक 360 डिग्री होता है, अब यहां अल्फा प्लस बीटा बराबर 180, 360 नहीं 180 डिग्री, तो ये आपस में समपूरक कोण कहे जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कोई ऐसा दो कोण जिनको जोड़ने पर वैल्यू 180 आ रही है तो उसको हम कहेंगे समपूरक कोण, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। अब कभी कभी स्टूडेंट्स को पूरक कोण में और समपूरक कोण में कंफ्यूजन हो जाता है कि समपूरक 90 होता है कि कोटिपूरक 90 होता है। एक चीज और, पूरक कोण को कोटिपूरक भी कहा जाता है, कोटिपूरक भी कहा जाता है। अगर कभी शब्द ये मिल जाए तो आप घबराएं नहीं। पूरक कोण, पूरक और समपूरक, पूरक और समपूरक कोण 90 और 180। पूरक शब्द 3 अक्षर से बना है, ये आपका 4 से भी ज्यादा है, 5, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जो कम है, कम अक्षरों से बना है, वो 90 होगा। 90 और 180 योग तो याद रखना ही रखना होगा। उसके बाद अगर कंफ्यूजन होता है, पूरक कोण छोटा है लिखने में तो 90 डिग्री उसका योग होगा, और समपूरक कोण बड़ा है तो वो 180 होगा। और अगर इंग्लिश के लेटर पे आप चलते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री से होता है पूरक और सप्लीमेंट्री से होता है। सी पहले आता है, सी की अंकिक वैल्यू कम है, 3 नंबर पे है। एस का अंकिक वैल्यू ज्यादा क्योंकि ज्यादा नंबर पे है। ये अपने दिमाग में याद रखने के लिए कह रहा हूं मैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक और सप्लीमेंट्री समपूरक, और 90 180 आपको पता ही है। आगे चलिए, कोण मापन एवं उपकरण। अब कोणों को मापने के लिए 2-3 बुनियादी तौर पे यंत्र हैं छोटे छोटे, जो आपको प्रारंभिक कक्षाओं में जानना देखा होगा आपने। ये चांदा हुआ, प्रोटेक्टर, इसी से आपका कोण मापा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन हमने ले लिया और इस पे एक एंगल नापना है, हमको एंगल को मेजर करना है, ये कोण, तो हम क्या करेंगे, यहां ऐसे अगर हम इसको कर देते हैं, इस लाइन पे हम क्या करेंगे, इस चांदा के इस पॉइंट को, रेखा को रखेंगे, और ये जहां जा रहा है यही आपका टिक कर लेते हैं, इसी को कोण कहते हैं। ये 10 20 30 40 50 60 ऐसे जो भी आता है आगे तक जाएगा 180 तक, ये वो हो जाता है। चांदा कोण के आधा घुमाव को प्रदर्शित करता, आधा चांदा आधा घुमाव को प्रदर्शित करता है। यहां से ये कोण आप नाप लेते हैं। स्केल, लेंथ मेजर करने के लिए, ये आपका क्या हो गया, कंपास हो गया, जिसको एक पॉइंट लेकर के इसकी नुकीले भाग को, ये जो है नुकीले भाग को यहां रखते हैं, ऐसे एक जगह रख करके लाइन पे, और ऐसे जो कर्व चाप खींचा जाता है, इसी से कोण बनाने का काम किया जाता है। तो चांदा, पैमाना और प्रकार मुख्य रूप से तीनों का इस्तेमाल होता है। इनके माध्यम से आप बना सकते हैं कोण और इनसे नाप सकते हैं। आगे चलते हैं, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। कोणों के विषय में आपने जाना, अब आसन्न कोण क्या है। दो कोण तब आसन्न कोण कहे जाएंगे जब उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब कोण में एक वर्टेक्स होता है और दो भुजाएं होती हैं। वर्टेक्स ये है तो कॉमन रहेगा ही। अब ये भुजा जो है वो दोनों कोणों में सम्मिलित हो। उभयनिष्ठ का मतलब दो जो कोण का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें एक भुजा जो है वो दोनों में सम्मिलित हो, और बाकी जो दो भुजाएं हों वो उसके विपरीत हों। अगर इस तरह से कोण बन रहा है, ये कोण एक और ये दो, तो इसको आपस में आसन्न कोण कहा जाएगा। मतलब आसन्न कोण की शर्त यह है कि एक उभयनिष्ठ भुजा हो
और उसके दूसरी तरफ जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, अभी एक अलग भुजा एक अलग भुजा है, कॉमन तो है नहीं, कॉमन बीच वाली हो गई, तो उभयनिष्ठ भुजा के एक इधर हो और एक भुजा इस साइड हो, और इस प्रकार जो दो कोण बनते हैं उसको हम आसन्न कोण कहेंगे। जैसे कि इसमें ए बी डी कोण ए बी डी और कोण डी बी सी या सी बी डी कह लीजिए, कोण सी बी डी, ये आपस में आसन्न कोण हैं। ए बी डी और सी बी डी ये कोण और ये कोण, ये आसन्न कोण कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा है और जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो विपरीत तरफ है, एक अउभयनिष्ठ भुजा इधर है और एक अउभयनिष्ठ भुजा इधर है, और बीच में वर्टेक्स हो गया। लेकिन ये हो गया आसन्न। अगर इसी को हम कहें कि कोण एबीसी, कोण एबीसी, ये पूरा एबीसी, और चाहे अब एबीडी ले लें या सीबीडी ले लें, कोण सीबीडी, कोण डीबीए, इनके साथ कोई इसमें से आसन्न है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी सी वर्टेक्स में तो ये बी सी आपका आ ही रहा है कोण, कॉमन बट ये भुजा आ रही है, लेकिन ये क्या है, ये एक ही साइड है। कॉमन क्या है? कॉमन बी सी आ रहा है, इसमें भी बी सी, इसमें भी है बी सी, इसमें भी है, और ये आपका ये बी सी है, तो इनके साथ अगर लेंगे हम तो कॉमन बी सी आ रहा है, लेकिन इसके एक ही साइड ये कोण है, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है। ये आपका हो गया एबीडी और सीबीडी आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण की शर्त हमेशा याद रखना है कि ए उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर जो कोण बनते हैं उनको हम आसन्न कोण कहते हैं। रैखिक युग्म। अब आसन्न कोण जिन दो रेखाओं से आसन्न, तीन रेखाओं से आसन्न कोण बन रहा था, उसमें हम क्या करेंगे, जो दो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, यानी इस कॉमन वर्टेक्स को, कॉमन भुजा को छोड़ करके जो दो अउभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन नहीं है, वो अगर एक सीधी रेखा का निर्माण कर दें तो ये एक रैखिक युग्म बन जाता है। ये जो तिरछा था उस फिगर में, ये एक ऐसे था, एक ऐसे था, ये कोण ये, एक कोण ये, कॉमन भुजा ये थी। तो ये जब भुजा आपका इसके सीध में आ जाएगा, ये वाली भुजा जब इसके सीध में आ जाएगी तो एक क्या होता है, ये एक सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाता है, सरल रेखा बन जाता है, और इस प्रकार से एक रैखिक युग्म का निर्माण होता है। रैखिक रेखा संबंधित युग्म जोड़ा, जिसका जिन योग ए बी सी और डी बी सी, ये सी बी डी चाहे कह लीजिए, 180 डिग्री हो गया। यानी रैखिक युग्म में जो दो कोण होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। और इसका शुरुआत कहां से होता है? आसन्न कोणों से। आसन्न कोणों की एक भुजा, लिखा है कि ऐसे आसन्न कोण जिनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं मिलकर एक सीधी रेखा विपरीत किरणें बनाती हैं। ये एक ये रेखा थी, और ये वाली रेखा जब यहां आ जाएगी ऐसे, तो सीधी रेखा का निर्माण हो जाता है। इसी को कहते हैं रैखिक युग्म। इसको याद रखना है, रैखिक युग्म का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कभी कभी आपको ये कोण दे देगा, एक सरल रेखा रहेगा, ये कोण पूछ लेगा, तो इससे आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। शीर्षाभिमुखी कोण। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उनके बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, रेखाओं के प्रतिच्छेद पर आमने सामने बने कोण बराबर होते हैं, तो यहां शीर्षाभिमुखी कोण का निर्माण होता है। ये दो लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक उभयनिष्ठ पॉइंट है इनका, तो ये जो विपरीत कोण है शीर्ष के अभिमुख, शीर्ष की ओर, अभिमुख मतलब शीर्ष की ओर, ये भी कोण शीर्ष की ओर है, ये भी कोण शीर्ष की ओर है, इनका निर्माण होता है। एक ये इसका शीर्षाभिमुखी है और ये इसका शीर्षाभिमुखी है।
इसमें कौन कौन है शीर्षाभिमुखी? तो BOD, कोण BOD और कोण AOC, BOD AOC ये शीर्षाभिमुखी हो गए। और एक AOD और BOC ये शीर्षाभिमुखी कोण हो गए, ये आपस में। संगत कोण क्या होता है? संगत कोण जब दो लाइनें एक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं अलग अलग बिंदुओं पर, तो उनमें संगत कोणों का निर्माण होता है। जब दो लाइनें एक रेखा द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की जाती हैं, ये दो लाइन है AB और CD, और एक तीसरी रेखा M द्वारा ये इंटरसेक्ट की जा रही है, तो संगत कोण का निर्माण होता है। अब संगत कोण होता क्या है? जो कोण समान स्थिति में हो। ये दो रेखाएं हैं, समान स्थिति में कौन कौन कोण होंगे? ये 2 और 6, 2 और 6 जो होगा, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये 3 ये होगा, 4 ये होगा, 7 ये होगा, 8 ये होगा। समान स्थिति में इस रेखा के ऊपर दाहिने साइड 2 है, इस रेखा के ऊपर दाहिने साइड 6 है, तो 2 और 6 क्या हो गए? संगत कोण हो गए। कोण 2 कोण 6 ये हो गए संगत कोण। अब इधर चलते हैं, कोण 1 इस रेखा के ऊपर बाएं साइड, इसी तरह से इस रेखा के ऊपर बाएं साइड 1 और 5 हैं, कोण 1 कोण 5 ये संगत कोण हो गए। संगत कोण समान स्थितियों में होना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से जब अंदर हम आएंगे तो 3 इस रेखा के नीचे बाएं तरफ 3 है, इस रेखा के नीचे बाएं तरफ 7 है, ये भी हो गए आपके संगत कोण। अब इधर चलते हैं राइट साइड, इस रेखा के नीचे 4 है, फिर इस रेखा के नीचे दाहिने साइड 4 है और 8 है, तो 4 और 8 भी हो गए संगत कोण। ये होते हैं संगत कोण। इसमें भी शीर्षाभिमुखी 2 और 3 क्या है? ये दो लाइनें, एक लाइन ये एक लाइन ये, तो विपरीत वर्टिकली अपोजिट 2 3 शीर्षाभिमुखी 1 4 शीर्षाभिमुखी। इसमें जो होता है 7 और 6 5 और 8। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, हमने पहले बताया था कि तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? वहां शर्त यह है कि जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं को, 2 से अधिक रेखा भी हो सकती है, उसको एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, ये कोणों को आपको जानना होगा, जिससे कि आगे चल के उनके गुणों को जान पाएंगे आप। अंतः कोण, इसमें अंतः कोण अंदर वाले जो भी कोण हैं, बाह्य कोण बाहर वाला 1 2 7 8, अंदर 3 4 5 6, संगत कोण 2 6 4 8 1 5 3 7, एकांतर अंतः कोण, एक के अंतर पे मतलब इस साइड ना होकर के इधर, तो ये 4 5 हो गया, ये हो गया 3 6, एकांतर अंतः कोण हो गए। एकांतर बाह्य कोण 2 7 1 8, एक इस साइड से ना होकर ये अंतः कोणों, ये रेखा की एक तरफ अंतः कोणों का युग्म, ये 4 6, दूसरा 3 5। अब इसके माध्यम से भी समझ लेते हैं। अंतः कोण अंदर रेखाओं के अंदर 3 4 5 6, 3 4 5 6। बाह्य कोण रेखाओं के बाहर 1 2 7 8, 1 2 7 8। संगत कोणों के युग्म 2 और 6 का स्थिति एक समान है, तो 2 और 6, 2 और 6। 1 और 5 का समान स्थिति है, कैसे? रेखा के ऊपर बाएं साइड, तो 1 और 5। अब नीचे आएंगे तो 3 और 7 की समान स्थिति है बाएं साइड, 4 और 8 की समान स्थिति है ये, तो संगत कोण हो गए। एकांतर अंतः कोणों के युग्म अंतः कोण, अब एकांतर एक के अंतर पे 3 और 6 है और 4 और 5 है, एकांतर ये है 3 और 6 4 और 5, अंतः कोण एकांतर अंतः कोणों के युग 3 6 4 5। अब एकांतर बाह्य भी कोण है, क्योंकि 1 और 8 2 और 7 ये लाइन जा रही है, एक उधर बना है एक इधर बना है, ये हो गया।
तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। अब ये तिर्यक जो छेदी रेखा है इसके एक तरफ अंदर अंतः कोणों का युग्म, 4 और 6 ये हो गए, और इस साइड अंतः 3 और 5 हो गए। तो तिर्यक छेदी रेखा द्वारा ये कौन कौन से अंतः बाह्य संगत कोण, एकांतर कोण, ये मुख्य रूप से हैं। संगत कोणों को आपको याद रखना होगा, ये संगत कोण, ये संगत कोण, एकांतर ये होता है इसके, ये इसके, ये बाह्य में एकांतर ये इसके, ये इसके होता है। आगे चलते हैं। अब समांतर रेखाओं की प्रतिच्छेदित तिर्यक, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ क्या कंडीशन बनता है। तिर्यक रेखा वो किस तरह से थी, तिर्यक रेखा दो ऐसे रेखाओं काटे जो समांतर नहीं थे, तो वहां कोण दिखाया गया था क्या क्या कोण बन रहा है। अब जब दो रेखाएं समांतर होंगी और उनको एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो जो कोण बनेंगे संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, उनमें एक रिलेशन होगा, संबंध होगा। वो क्या है, पहला रिलेशन है कि जो दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं, यदि दो समांतर, एक ईएफ रेखा है और जीएच है, ये दो समांतर रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो क्या होगा, संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का मान समान होगा। जो भी संगत कोण होंगे उनका मान समान होगा। संगत कोण कौन है, यहां से देखना शुरू करेंगे। कोण एक, उसके बाद इसका कोण 5, तो बराबर ये होगा। ये एक साइड है, समान स्थिति में है, 1 और 5, 2 और 6, 2 और 6, ये 1 और 5, 2 और 6। उसके बाद अब 3 और 7, कोण 3 बराबर कोण 7, 3 और 7, इस तरह से 4 और 8, कोण 4 और कोण 8, ये संगत कोण है। संगत कोणों का युग्म बराबर होता है 1 और 5, एक युग्म हो गया। समान स्थिति, ऊपर रेखाओं से ऊपर बाएं साइड 1 5, ऊपर दाहिने साइड 2 6, एक युग्म हो गया, ये बराबर। 3 7 नीचे की साइड बाएं 3 और 7 समान स्थिति में है, 3 7, नीचे की साइड दाहिने 4 और 8 समान स्थिति में है, 4 और 8। तो ये हो गया संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का मान समान होता है। अगर कोई वैल्यू, ये एक की वैल्यू कुछ दी हुई है, तो वही कोण 5 का भी होगा। इसी तरह से ये होता है। अगला क्या है, अतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। अब एकांतर कोणों का, तो एकांतर हमने क्या बताया था, अंतः भी होता है और बाह्य भी होता है। तो एकांतर 3 और 6, 3 और 6, ये कोण 3 बराबर कोण 6 होगा, कोण 3 बराबर कोण 6 होगा, कोण 4 बराबर कोण 5 होगा। बाह्य में चलते हैं तो 1 और 8 बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 8 होगा, कोण 1 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 7 होगा। ये एकांतर कोणों के युग्म हो गए। अगला क्या है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक मतलब जिन दो कोणों का योग 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तो एक कोण बन रहा है 3 और 1 5 एक तरफ, और एक इधर बन रहा है राइट तरफ 4 और 6, यानी कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर, संपूरक का मतलब 180, कोण 3 कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180, ये हो जाएगा ऐसे। हो गया। अब अगला है कि शीर्षाभिमुखी कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुखी कोण क्या है, 2 का 3 है, 1 का 4 है, 5 का 6 होगा, 5 का 8 होगा, 6 का 7। शीर्षाभिमुखी कोण भी लिख लेते हैं। 1 का 4, कोण 1 बराबर कोण 4,
कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 7। ये शीर्षाभिमुखी कोण हो गए। ये पहली शर्त थी, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, चौथी शर्त। पहली शर्त का, दूसरी शर्त का, तीसरी शर्त का, ये चौथी शर्त का, ये हो गया आपका। अब थोड़ा इनको हम समझ लेते हैं कि कैसे ये होते हैं। कह रहा है कि 2 और 6 बराबर होता है। यहां रैखिक युग्म का इस्तेमाल हुआ है। 1 और 2 भी 180 होगा, 1 प्लस 2 भी 180 होगा, 2 और 4 भी 180 होगा, 3 और 4 भी 180 होगा, 1 और 3 भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा है, इस पे एक रेखा इधर से इस साइड चलेंगे तो ये एक सीधी रेखा, इस पे एक लाइन, इस रेखा को सीधी चलेंगे तो इस पे एक लाइन, इस रेखा की सीधी इधर नीचे चलेंगे तो एक लाइन। ये आसन्न कोण है। 1 2 आसन्न है, 2 4 आसन्न है, 4 3 आसन्न है, 3 1 आसन्न है, और बीच में सरल रेखा है तो 180 होगा। तो अगर कोण 2 की बात, इनमें से कोई एक कोण आपको पता रहेगा इन 8 कोणों में से, तो बाकी सारे कोणों को आप निकाल सकते हैं। क्यों? 2 और 3 बराबर होता है, और 2 की अगर वैल्यू पता है तो 180 में से घटा देंगे, 4 आ जाएगा। तो 4 जो है 1 के बराबर है, क्योंकि इस 280 में 180 में से 2 को घटाएंगे तो 1 निकलेगा, कोण 2 को घटाएंगे तो कोण 1 निकलेगा, और उसी 180 में से कोण 2 घटाने पर कोण 4 भी निकलेगा, तो ये इसके बराबर होता है। इसी तरीके से निकालते हैं। इस सरल रेखा का ये दोनों आसन्न हो गए, ये दोनों आसन्न है, ये आसन्न है। आसन्न कोणों का इस्तेमाल करके ये आप निकाल सकते हैं। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स थे जो रेखा और कोण के, और संपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है सिलेबस के हिसाब से। इनको अगर आप पढ़ लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे तो बना लेंगे। कह रहा है कि रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ एक किरण इस प्रकार है। रेखा AB पर एक बिंदु P है, रेखा ये AB हो गई, इस पर स्थित एक बिंदु P है, यहां बिंदु हम P ले लेते हैं, ठीक। तथा PQ एक किरण इस प्रकार है। PQ एक किरण कोई भी किरण होगी, आप सीधा ले लीजिए, टेढ़ा ले लीजिए, जो भी ले लीजिए। QPA कह रहा है, QPA 7x 5x कह रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेंगे हम, इसको Q, तो कह रहा है कि QPA 7x है, ये QPA ये हो गया 7x, और QPB ये कोण हो गया 5x। तो कह रहा है कि तब 8x माइनस 10 निकालना है आपको, 8x माइनस 10 आपको निकालना है, 8x माइनस 10। अब ये एक सीधी रेखा, सरल रेखा है, इस पे एक रेखा है, आसन्न कोण हो गए, और ये सरल रेखा है तो रैखिक युग्म का निर्माण करेंगे। तो जब 2 आसन्न कोण रैखिक युग्म का निर्माण कर देते हैं तो इनका दोनों का योग कितना हो जाता है? 180 के बराबर हो जाता है। तो आपका 7x प्लस 5x बराबर 180, 12x बराबर 180, 180, तो x बराबर 180 को 12 से जब भाग देंगे तो ये 15 डिग्री आएगा। और हमको क्या पूछ रहा है? 8x माइनस 10 पूछ रहा है। तो x की वैल्यू जब यहां रखेंगे तो 8 गुणते 15 माइनस 10, 120 माइनस 10 बराबर 110 डिग्री। विकल्प सही कौन सा हुआ आपका? 110 ही हो गया। रैखिक युग्म पे आधारित ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 2x माइनस 10 और 3x माइनस 50 पूरक कोण हैं,
तो 4x प्लस 40 का मान ज्ञात करना है। पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, वही पूरक कोण कहे जाते हैं। तो इसके अनुसार 2x माइनस 10 और प्लस 3x माइनस 50, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। 2x और 3x 5x हो गया और ये माइनस 60 हो गया बराबर 90। तो 5x बराबर इधर जाके जुड़ जाएगा 150 हो जाएगा। x बराबर भाग देंगे 30 डिग्री आएगा। आपको निकालना क्या है? निकालना है 4x प्लस 40, ये निकालना है। तो x की वैल्यू जब हम रखेंगे इसमें तो 4 गुणित 30 और प्लस 40, तो ये 120 प्लस 40 बराबर 160 डिग्री आंसर इसका हो जाएगा। ये पूरक कोण पे था। अगला चलते हैं, चलिए देखते हैं इसको। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल पटरी, 2 अथवा अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला जैसे H, Z इत्यादि। निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का परिचय इन उदाहरणों द्वारा दिया जा सकता है? रेखाखंड है, तिर्यक छेदी रेखा है, समांतर रेखाएं हैं, समकोण है। विकल्प आपका BC, AD, केवल B। अब इसमें देखना होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन की अवधारणा में आपको बताया गया था कि जब एक रेखा 2 या अधिक रेखाओं को तिर्यक ऐसे काटती है तो वो क्या होती है? तिर्यक छेदी रेखा होती है, जिसमें कंडीशन क्या है कि रेखाएं कम से कम 2 होनी चाहिए या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। तो रेल की पटरी, अगर इसको हम एक रेल की पटरी मान लें, दूसरी मान लें, और ये एक रेल की पटरी इसको कट कर रही है। उसी तरह से अगर एक सड़क ये मान लें, दूसरी सड़क ये मान लें, तीसरी सड़क इसको, कहीं कहीं ऐसे जंक्शंस आते हैं जहां इस तरह का संरचनाएं बनती हैं, 2 पटरियों को एक तीसरी पटरी काटती है, 2 सड़कों को एक तीसरी सड़क काटती है। तो ऐसे में आपका एक अवधारणा तो एकदम ये हो गया तिर्यक छेदी रेखा। मुख्य रूप से ये अवधारणा तिर्यक छेदी रेखा को प्रदर्शित करती है। अब ट्रेन की पटरियां जो होती हैं वो समांतर रेखा को प्रदर्शित करती हैं, वो कहीं भी मिलती नहीं है आपस में। उसी तरह से सड़कें भी, 2 सड़कें अगर हैं तो वो एक दूसरे के समांतर होंगी। और इसमें एक H अक्षर भी दिया हुआ है, एक Z अक्षर भी दिया हुआ है। H में आपका 2 लाइंस दिख रही हैं, यानी ये अवधारणा समांतर रेखा को भी प्रदर्शित कर रहा है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसमें कोई लंबाई निश्चय दिया नहीं है, इसलिए हम इस पे विचार नहीं करेंगे। अब हम इसके हिसाब से विकल्प को देखते हैं। तो विकल्पों में B और C दिया है, केवल A दिया है। केवल A होगा नहीं, B तो सम्मिलित होना ही होना है, जिसमें B रहेगा उस पे ही हम विचार करेंगे। केवल A गलत हो गया। और A और D जब B छोड़ दिया तो ये भी गलत हो गया। बच गया आपका विकल्प A और विकल्प 4। तो विकल्प 4 में केवल B दे रहा है, तिर्यक छेदी रेखा। ये तो बात सही है कि ये जो रचनाएं हैं ये इस अवधारणा को, लेकिन समांतर रेखाएं भी हैं और एक विकल्प B और C आपको मिल रहा है, तो ये समांतर रेखाओं को भी प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि ये एक छोर से शुरू होती हैं अंत तक जाती हैं। और ये H में जो है ये 2 लाइनें समांतर ही होती हैं। Z में भी ये 2 लाइन समांतर ही एक तिर्यक काट रही है, इसलिए हम B और C विकल्प के साथ जाएंगे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमेशा ऐसे विकल्प में आपको ध्यान देना होगा, नहीं पूछ रहा है तो आपको इसको देखने के बाद एक बार गौर कर लेना हो कि सिलेक्ट करते समय गलती ना हो। 2 न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक अधिक कोण बनाया जा सकता है। 2 न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक अधिक कोण बनाया जा सकता है। 2 न्यून कोण क्या होंगे? 0 से 90 के बीच में होंगे। और अधिक कोण क्या होता है? 90 से 180 होता है।
तो अगर हम दो न्यून कोण ले लें, अगर हम इससे कम लेते हैं, एक कम कर देंगे तो न्यून कोण का दायरे में आ जाएगा, तो 89 हो जाएगा। और 289 जब दो न्यून कोण की बात करें जोड़ेंगे तो क्या इसके बीच में नहीं आएगा? आएगा। इसलिए ये सही है, ये बात जो है कथन जो है सही कहा गया है। हमको सही नहीं कथन खोजना है। अगला देखेंगे, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण को एक साथ रखकर एक ऋजु कोण बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। न्यून कोण 0 से 90 के बीच में होता है, अधिक कोण 90 से 180 के बीच में होता है, 180 के बीच में होता है। तो अगर हम एक अधिक कोण ले लें, कोई भी ले लें, 179 कर लें या कुछ भी ले लें, इधर से एक कोण और लेके जोड़ लें तो एक रुजि कोण बनाया जा सकता है। यानी आपकी ये भी कथन ये भी सही है। अगला क्या है, एक प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा परंतु 360 से छोटा है। बिल्कुल यही हमने बताया प्रतिवर्ती, ये भी कथन सही है। तो निश्चित रूप से अगर चूज करना होगा एग्जाम में तो चौथा नहीं होगा, लेकिन आप इसको यहाँ देख लीजिए। दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है। दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है। न्यून कोण अधिकतम कितने मान के होते हैं? 89। तो क्या हम 89 दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये प्रतिवर्ती बनेगा? नहीं बनेगा, 180 से ज्यादा होता है प्रतिवर्ती, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 से कम आएगा। अतः ये कथन जो है आपका गलत है, कथन गलत है। तो हमको क्या चुनना था? हमको कथन सही नहीं है चुनना था, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो पूरक कोणों का अंतर 40 है। फिर से यहाँ पूरक दे दिया। इनमें से छोटा कोण y है तो 2y + 15 का मान ज्ञात कीजिए। अब दो पूरक छोटा कोण y है, छोटा कोण से मतलब क्या है? उसको बड़े में से घटाएंगे। अगर हम मान लेते हैं कि एक कोण x है और दूसरा y है, तो दोनों का अंतर x - y = 40 है। और हमको ये पता है कि दो पूरक कोण जब होते हैं तो उनका योग कितना होता है? 90 होता है। x + y = 90 होगा और x - y = 40 होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 65 और 25 आता है। ऐसे आप इसको करेंगे तो जब ये दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो 2x = 130, x = 65, और हमसे पूछ क्या रहा है? तो 2y + यहाँ से y निकाल लेंगे आप, तो 65 जब यहाँ रखेंगे तो 65 - y = 40, y इधर ले जाइए तो y = 25 डिग्री हो गया। और हमको निकालना क्या है? 2y + 15 निकालना है। 2y + 15 निकालना है। तो 25 दूनी का 2 × 25 और +15, तो 50 + 15 = 65 डिग्री। ये हो गया आपका ऑप्शन सही, 65 डिग्री। निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है? रेखाखंड, किरण, समतल रेखा। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि रेखाखंड की लंबाई जो होती है वो निश्चित होती है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, समतल का भी कोई नहीं है, किरण का भी कोई नहीं है। रेखा AB पर स्थित एक बिंदु है। AB के एक ही और दो किरणें OC और OD इस प्रकार खींची गई हैं। एक रेखा हो गया AB, इस पर एक बिंदु यहां हम ले लेते हैं, कि एक ही और दो किरणें OC और OD इस प्रकार खींची गई हैं कि OC परपेंडिकुलर OD, ये O है तो ये यहां से ये O था, ये OC हो गया, और यहां से ये D हो गया। ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री। OC परपेंडिकुलर OD है।
AOC बराबर x, AOC बराबर x है और BOD बराबर 3x है, तब BOD बराबर है BOD 3x की वैल्यू निकालना है। क्या एक सरल रेखा के ऊपर जब ये बन रहे हैं कोण, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरे कोण की वैल्यू क्या होगी। यहां से यहां जो ये कोण होगा, ये पूरा यहां से यहां कोण कितना होगा, 180 होगा। ये 180, तो x प्लस COD परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। x प्लस 90 प्लस 3x बराबर 180, 4x बराबर ये 90 इधर जाएगा, 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। x बराबर 90 बटा में 4 आपका 22 सही 1/2 डिग्री होगा। x बराबर, आपको 3x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3x बराबर 22.5 गुणित 3 बराबर 67.5 होगा, ये डिग्री होगा। विकल्प में 67 दिया है, इसको चुन लेते हैं ये इस तरह से। किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने दो संगत कोण इतना और इतना है, तब 4x + 30 का मान ज्ञात कीजिए। तिर्यक रेखा द्वारा समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने संगत कोण हमने बताया है कि बराबर होते हैं 3x - 20 बराबर 5x - 60। बहुत जल्दी करना है तो आप यहीं से देख सकते हैं कि 2x का अंतर इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है 40, तो भी बराबर है, तो यानी 2x बराबर 40, इसमें 2x जोड़ा जा रहा है, इसमें 40 जोड़ा जा रहा है, तो दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। 3x से 2x 5 हुआ, 20 से 40 जोड़े तो 60 हुआ, तो 2x बराबर, तो x बराबर 20 हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, x बराबर 20, तो 20 चौका 80, 30 110 होगा। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको इधर ले जाइए तो, और इसको इधर ले आइए तो 60 प्लस हो जाएगा, 60 - 20 बराबर 5x - 3x बराबर 2x, तो x बराबर 40/2 होगा, ये 40 आएगा, 2 होगा 20। आपको निकालना क्या है, 4x + 30 निकालना है, तो 4 × 20 + 30, 20 चौके 80 या प्लस 30 बराबर 110। आगे चलते हैं। 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। आपको पता है कि एक समकोण बराबर 90 अंश होता है, ये 2 सही 2/3 है, यानी कि 3 दूनी के 6, 8/3, तो 8/3 में समकोणों की संख्या निकालने के लिए हम 90 से गुणा कर देंगे, 30, 8 तिली की 24, 240 डिग्री आएगा। यानी 2 सही 2/3 समकोणों में कितना डिग्री होगा, 240 डिग्री होगा। आगे चलते हैं। नीचे दी गई तालिका में दो स्तंभ x और y हैं। स्तंभ x में दिए गए कोण के प्रकार से स्तंभ y में दिए गए कोण की माप से मिलान कीजिए। ये मिलान करना है। न्यून कोण, तो न्यून कोण क्या होता है, 0 से 90 के बीच में, तो ए का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। ए का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। अधिक कोण 90 से 180 के बीच में होता है, तो 90 से 180 के बीच में कौन है, 120 है, तो इसका कौन सही होगा, सी। रिजु कोण क्या होता है, रिजु कोण 180 होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए। समकोण क्या होता है, 90, इसका ऑप्शन होगा बी। अब इसको हम देख लेंगे कि किसके साथ क्या मैच कर रहा है। ए के साथ डी है, दो ही ऑप्शन में है, दोनों को मिलाएंगे हम, बी ए,
बी का सी है, ये वाला ऑप्शन, सी का ए है, डी का बी, चौथा ऑप्शन सही है। ऐसे प्रश्नों में ध्यान से आप करेंगे, इधर उधर न हो, आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं। एक घड़ी की सुइयों द्वारा एक समकोण बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समय एक समकोण को प्रदर्शित करता है? सुइयों द्वारा समकोण बनाया गया, समकोण मतलब 90 डिग्री। चलिए घड़ी बना लेते हैं। घड़ी में यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3, बीच में 2 पार्ट कर देते हैं, 1 2 4 5 7 8 10 11, 90 डिग्री। आपको पता है कि 12 भागों में डिवाइड करने पे 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री 12 भागों में डिवाइड होता है घड़ी के केस में। तो 90 के लिए हमको 3 भाग लेना पड़ेगा। 3 भाग रहेगा, क्योंकि एक भाग में 30 डिग्री होगा, तो 3 भाग में 90 डिग्री होगा। अब हम ये देखेंगे कि घंटे और मिनट की सुई का स्थिति क्या हो सकता है। 4:30 बजे, तो 4:30 बजे कहीं ना कहीं घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में रहेगी और मिनट की सुई 6 पर रहेगी। तो क्या यहाँ संभव है 90 डिग्री का कोण? नहीं है, गलत। 6 बजे, 6 बजे मिनट की सुई कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी, सॉरी, घंटे की सुई यहाँ रहेगी और मिनट की सुई कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी। हमको 3 ही भाग लेना, इसमें 6 भाग आ रहे हैं, कोण बढ़ जा रहा है, नहीं होगा। 9:15 बजे, 9:15 बजे करीब घंटे की सुई कहीं यहाँ रहेगी और मिनट की सुई कहाँ रहेगी? आपका कहीं यहाँ रहेगी। तो ये भी नहीं होगा आपका, ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है। बच गया 3। 3 बजे घंटे की सुई कहाँ रहेगी? 3 पे रहेगी और मिनट की सुई कहाँ रहेगी? 12 पे रहेगी। ये 3 भाग एक्यूरेट है, इसलिए ये सही होगा। ऐसे प्रश्न में आपको विकल्प ही चेक करना है, क्योंकि ये विकल्प चेक करके ही निकाला जा सकता है। इसमें इनमें समय दे दिया है तो आपको चेक करना ही होगा। पूर्वाह्न 6 बजे और अपराह्न 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूमेगी? पूर्वाह्न 6 बजे और अपराह्न 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई, चलिए बनाते हैं इसको भी। क्या कह रहा है? प्रैक्टिस कर लेने के बाद इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ आपको समझाने के लिए हम बना दे रहे हैं। पूर्वाह्न 6 बजे मतलब 6 AM और अपराह्न 3 बजे के बीच एक घड़ी की सुई, सुई कितने अंश का कोण घूमेगी? उनके बीच में कोण नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने अंश का कोण घूमेगी। तो पूर्वाह्न 6 बजे का मतलब घंटे की सुई यहां से कहीं रही होगी, मिनट की सुई से कोई मतलब नहीं है। 6 AM का मतलब सुबह 6 बजे और अपराह्न का मतलब सायंकाल 6 बजे। तो यहाँ 6 से घूमते 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 यहाँ दिन का 12 बजेगा। उसके बाद जब यहाँ जाएगी तो ये 3 बजेगा आपका, ऐसे। लेकिन ये ऐसे घूमते घूमते जाएगी, ये बीच का कोण नहीं है, कितना कोण घूमती है ये पूछ रहा है। यानी कोण का जो घुमाव हुआ वो आपका यहां से ऐसे हुआ। अब यहां कोण घुमाव भाग की बात आ गई। ये पूरा भाग कितना है? 360 एक, और ये कितना हो गया? 3/4। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आधा भाग हो गया, घड़ी का आधा तो 180 और 1/4 90, 180 आधा भाग प्लस 1/4 भाग, ये मिल करके किए हैं तो 180 प्लस 90 हो जाएगा। या ऐसे भी समझ रहे हैं कि 3/4 भाग घूम रही है, तो एक भाग में कितना घूमता है? 360, तो 3/4 भाग में 270। यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है। आगे चलते हैं। कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलती है, यहां एक बार देख लीजिएगा आप,
छिप गया था। कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। इस समय को एक 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है? शाम को 6 बजे। 24 घंटे के रेलवे के केस में जैसे कोई भी टाइमिंग 1 से लेकर के 24 तक होता है, तो और सामान्य घड़ियों में 1 से 12 हम चलते हैं, फिर 1 से 12 हम चलते हैं। ये एएम होता है और ये पीएम होता है। तो इसमें जो 12 तक चलेंगे उसके बाद क्या होता है 13, और यहाँ शुरुआत हो जाती है पुनः 1 से। तो सायं का समय इधर आता है, तो इधर जो आएगा सायं का 6 बजे, तो 12 के बाद 6, तो इसमें हम जोड़ देंगे तो 12 6 18 हो जाता है। तो 18 दिख रहा है और 6 पर ही है, घड़ी की सुई 6 पर ही है, यानी 30 मिनट को प्रदर्शित करता है, तो 18:30 दिखाएगा उसमें। ये ऐसे। ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन पढ़ लेंगे। सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः यह आवश्यक है। एक नित्यक्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। नहीं, विराम शब्द इसमें आ रहा है, तो विराम की हमें आवश्यकता नहीं है, ये गलत हो गया। आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है। बिल्कुल, कोई भी वास्तुशिल्प बना है तो उसमें कुछ न कुछ आकृति रहेगी ही, सर्कुलर हो, ट्रायंगल हो, चतुर्भुज हो, रेखा हो, पिरामिड हो, कुछ भी कोई ना कोई रहेगा। और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल सही बात है। कक्षा के बाहर जब हम जाएंगे, कक्षा में हम गणित के विषय में पढ़ते हैं, और हम जब बाहर जाएंगे तो व्यवहारिक जीवन में हम देखेंगे कि गणित का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, उससे हम सीखेंगे। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला भी पढ़ लेते हैं। अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा करा लिया और अब खाली समय देना चाहता है। ये गलत है, ये नकारात्मक वर्ड है, ये वाला सही हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति में एक प्रक्रिया नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है? मापन क्या ज्यामिति की प्रक्रिया नहीं है? बिल्कुल है, अनिवार्य है। मापन तो प्रक्रिया है ही, तो नहीं खोज रहा है मापन प्रक्रिया, इसलिए गलत हो जाएगा। निरूपण फार्मूलेशन, बिल्कुल फार्मूलेशन भी है ज्यामिति का एक प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। प्रक्रियात्मक प्रवाह और तार्किक क्षमता और उत्पत्ति, तार्किक क्षमता और उत्पत्ति भी ज्यामिति में है। हम रैखिक समीकरण, रैखिक युग्म पढ़ते हैं और रैखिक युग्म का इस्तेमाल करके समांतर रेखाओं को काटने में जो है तो तर्क के माध्यम से ही तो पता करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्रक्रियात्मक प्रवाह, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए नहीं पूछा है, तो विकल्प 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो दिए गए बिंदुओं से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। दो बिंदु यहां हैं, दो बिंदुओं से अनेक रेखाएं, दो बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु से मिला करके, दो बिंदुओं से कहने का मतलब इनको मिला के जो रेखा खींची जाती है, तो दो बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ओनली वन लाइन। सत्य पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। किसी दिए गए बिंदु से केवल एक रेखा गुजर सकती है, ये भी देख लेते हैं। ये कोई बिंदु है, हम इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं, अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं। गलत हो गया ये भी ऑप्शन। तीन संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। तीन संरेखी, संरेख का क्या मतलब होता है? जब संरेख एक रेखा पर हो, एक रेखा पर अगर तीन बिंदु हैं, एक बिंदु यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया,
इसको हम क्या कहेंगे, संरेखी बिंदु कहेंगे। 3 कंडीशन है उसकी, न्यूनतम 3 ही बिंदु लिए जा सकते हैं संरेख के लिए, कि 3 बिंदु रहेंगे या उससे ऊपर रहेंगे तभी संरेख माना जाएगा। अगर एक रेखा पे 3 या 3 से अधिक बिंदु रहते हैं तो उनको संरेख। तो इससे त्रिभुज कैसे बनेगा, त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के लिए आपको इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, ऐसे तब त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज की कंडीशन है, जब 3 भुजाएं रहेंगी तो त्रिभुज बने। और संरेख में क्या होता है, एक ही रेखा पे, यानी ये कथन त्रिभुज नहीं बना सकते, 3 संरेखी बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते, सही है। कहां हम बना सकते हैं, इससे हम नहीं बना सकते, इसलिए सही है। 2 अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। इसको भी देख लेते हैं। 2 अधिक कोण, अधिक कोण की सीमा क्या है, 90 से 180 है, और प्रतिवर्ती कोण क्या है, 180 से 360 है। कह रहा है कि 2 अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। ये भी ऑप्शन सही है। अगर हम 90 से 180 के बीच में कोई 2 ले लें, अगर कम से कम 91 ले सकते हैं, 91 2 बार जोड़ेंगे तो 180 360 के बीच में आ जाएगा। ये भी कथन सही है, 2 अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है, ये कथन सही है। अब इसका हम विकल्प देखेंगे, तो विकल्प 2 और 3, ये 2 3 और 4, 3 और 4, ये तीसरा सही हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है, उसे अनुभूति होती है कि कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। कैंची कैसे बनती है, कैंची आपकी अगर खुली ना हो तो इस तरह से कुछ रहेगी, यहाँ बीच में ये रहेगा और यहाँ ऐसे कैंची हो गई है। अगर मान लेते हैं ये खुली नहीं है, तब अगर इसको हम खोल देते हैं कैंची को तो कुछ इस तरह से अवधारणा ये बन जाती है, यहाँ बीच में रहेगा, ये ऐसे खुली हुई है कैंची। तो ये 2 लाइनों को कट कर रहा है और एक सरल रेखा को कट कर दिखा रहा है। आपको क्या मिल रहा है, शीर्षाभिमुखी कोण। बिल्कुल, अगर हम कैंची को फैला देते हैं तो ये जो कोण है ये शीर्षाभिमुखी तो बनता है, शीर्षाभिमुखी कोण है, ये हो जाएगा। कोणों का रैखिक युग्म, अगर हम इसको चिपका दें तो बिल्कुल ये भी एक रैखिक युग्म बन जाएगा। जब सरल रेखा हो जाता है तो 180 वैल्यू उसकी जब होती है तो रैखिक युग्म हो जाता है। संगत कोण, संगत कोण इसमें नहीं होता है। संगत कोण की कंडीशन है कि जब 2 या अधिक रेखाओं को एक तिरछा रेखा काटती है तो वहां संगत कोण बनता है। एकांतर कोण, एकांतर कोण का भी वही है, 2 रेखाएं जब तीसरी को उस तरह की कोई अगर आकृति रहती है तब। तो शीर्षाभिमुखी और रैखिक, ए और बी, ये सही होगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आकृति में यदि P पैरेलल टू RS, ये आकृति है, इसको हम बना लेते हैं। PQ एक रेखा है, RS इसके पैरेलल है, MXQ 135, ये बीच में एक M है, M है, ये X है और ये Y है। 135 है और ये 40 है। तो हमसे पूछ रहा है कि XMY कितना होगा। अब हमें ये दिख रहा है कि 2 पैरेलल लाइन है और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। अगर यहां से हम एक ऐसे पैरेलल लाइन खींच लें तो ये तिर्यक रेखा इन दोनों को काटेगी, ये तिर्यक रेखा इन दोनों को काटेगी। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, एकांतर कोण। और इधर से 135 है
तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो 135 ये है, तो 135 में से आप निकालेंगे ऐसे इसको, QXM कोण QXM प्लस XM, इसको हम O कर लेते हैं, प्लस XMO बराबर 180। तो यहां से XMO कोण कितना आ जाएगा, 180 में से जब 135 घटाएंगे 45 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया आपका 45 डिग्री। आपको पूछा क्या था, XMY, तो XMY कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे हम, 45 और 40 85 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं। इस प्रश्न में देखते हैं, आकृति में AB समांतर CD, AB समांतर CD और CD समांतर EF है, साथ ही EA परपेंडिकुलर टू AB, मतलब EA जो है लंबवत है किस पे, AB पे, यानी ये कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यदि कोण BEF बराबर 55, BEF बराबर 55 ये कोण लिखा है, तो X, Y और Z के मान ज्ञात कीजिए। जब AB और CD पैरेलल है, CD और EF पैरेलल है, तो AB और EF भी पैरेलल होगा, और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ऐसे इसमें वो अवधारणा सेट हो रही है तिर्यक छेदी रेखा की। तो तिर्यक छेदी रेखा में एकांतर आपको X, Y और Z निकालना है। तो अगर इन दोनों रेखाओं को हम लें और इस तिर्यक रेखा को लें, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण का योग 180 होगा। तो y प्लस 55 बराबर 180। तो यहां से y की वैल्यू जो होगी 180 माइनस 55 बराबर 125 डिग्री। और अब जब हम EF और AB ये दोनों आपस में समांतर और ये दोनों आपस में समांतर, तो इसके भी समांतर ये और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो फिर से ये कोण और ये कोण संगत कोण जो है बराबर होंगे। तो x और y क्या होगा, बराबर होगा। तो y बराबर 125, तो x बराबर भी 125 हो जाएगा। अब दो मान निकल गए, विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प में 2 वाले में भी x, y 125 है और 3 वाले में भी है। z की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब z के लिए हम देखेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि बीच वाली दोनों में कॉमन पैरेलल है, इसलिए ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक, ये भी एक रेखा है, इसको कट कर रही है। तो एक ही ओर के बना अंतः कोणों का योग 180 होगा, यानी कोण FEA प्लस कोण EAB बराबर 180 डिग्री होगा। तो FEA में 55 प्लस Z अब प्लस EAB 90 डिग्री है बराबर 180। तो यहाँ से Z बराबर 180 में से 90 और 55 को घटा देंगे, तो 180 माइनस 90 माइनस 55 बराबर आ जाएगा 35 डिग्री, जिससे कि Z की वैल्यू आ गई 35। Z का वैल्यू 35 हो गया, X की वैल्यू 125 हो गई और Y की वैल्यू भी 125 हो गई। तो विकल्प 3 आपका सही होगा। X बराबर 125 डिग्री, Y बराबर 125 और Z बराबर 35 डिग्री। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। 3x का पूरक 2x प्लस 15 है,
x का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों आपस में पूरक हैं, तो पूरक होना मतलब दोनों का योग 90 डिग्री होना। तो 3x प्लस 2x प्लस 15 बराबर अगर 90 है तो 5x प्लस 15 बराबर 90। तो 5x बराबर 90 में से 15 75, x बराबर 15 डिग्री। x का मान 15 आ गया, ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से आपकी ये क्लास रेखा और कोण की पूरे कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सहित खत्म हुआ। अब अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। जय मां सरस्वती।